Good morning, students. So in today's class, we discussed about the ozone, how the ozone forms, and the group 17 elements. ठीक है ना? ओजोन सबसे पहले हम ओजोन की फॉर्मेशन देखेंगे. ओजोन O3 की फॉर्मेशन कैसी होती है? जब भी आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, जो कि आपको अर्थ क्रस्ट से 20 किलोमीटर्स ऊपर मिलता है, वो प्रेशर, उस प्रेशर पे जब आप अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी देते हो, अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी जो होती है नॉर्मल विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो आप डालते हो तो क्या O2O में टूट जाता है, 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है हमको, ठीक है ना. ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन 2 अलग अलग O2 पे अटैक करती हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किसके, O3 के, ठीक है ना. तो यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लगे ओके. अगर मैं बात करूँ इक्वेशन की तो क्या बनेगी, 3O2 गैस 2O3, ठीक है ना. इसमें हमें यूवी रेज देनी पड़ती है, बीच का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया. तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है ना. ये तो नेचुरली बनती है ओजोन. अगर हमें प्रैक्टिकली प्रिपरेशन करना हो ओजोन का, तो ओजोन का प्रैक्टिकली प्रिपरेशन कैसा होता है. ओजोन का प्रैक्टिकली प्रिपरेशन हम ऐसे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको ओजोनाइज़र में डालते हैं. ओजोनाइज़र एक ऐसा आपके पास डिवाइस है जो कि ओजोन को फॉर्म करने में, ओजोन बनाने में हमारा काम आता है, ठीक है ना. ऐसे ग्राउंड लेवल पे आपका ओजोन अवेलेबल नहीं होती है. ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. तो इसे कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ओजोन, ठीक है ना. ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है ओजोन बनाने का. इसके अलावा ओजोन हम और कैसे बना सकते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती है. तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज रखी जाती है गैस के दोनों एंड्स में, और उस हाई वोल्टेज की वजह से अंदर वाली गैस क्या आयनाइज हो जाती है, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि ये बन जाए. तो इसमें अगर आप डेल्टा H की बात करो तो हम देखेंगे कितना 142 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव हमें देना पड़ता है. मतलब इतनी एनर्जी जब हम देंगे तब जाके ये मतलब ये हमारे जो ऑक्सीजन से ओजोन बनती है. तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है ना. एज यू कैन सी इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है. इस वजह से कि हम लोग को यहाँ ये पता चल रहा है कि ओजोन इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज़ वेरी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना. तो ओजोन की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे कि ये इसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं देखी तो एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे कि ओजोन कैसी होती है. ओजोन इज़ पेल ब्लू इन कलर व्हेन इट इज़ गैस. इट हैव अ पंजेंट स्मेल. जब लिक्विड फॉर्म में आती है तो इसका कलर डीप ब्लू हो जाता है, और सॉलिड में इसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है ना. तो ये एक पॉइजनस गैस होती है. अगर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लॉक कर देती है हमारे हीमोग्लोबिन को काम करने से. तो हमें पता चलता है कि ओजोन इज़ हार्मफुल फॉर अस अगर हम इसको डायरेक्ट इनटेक कर लें, ठीक है ना. लेकिन ओजोन का बहुत यूजेस होते हैं. अभी हम यूजेस देखेंगे ओजोन के, तो बहुत यूजेस होते हैं ओजोन के. तो ओजोन बहुत हेल्पफुल होती है कई जगह ऑक्सीडाइज कराने के लिए. तो यूजेस देख लेते हैं ओजोन के. सबसे पहले ओजोन इज़ अ जर्मिसाइडल. फर्स्ट यूज़ लिखो आप, पहले यूज़ किया इसका, ये जर्मिसाइडल है. क्या है, जर्मिसाइडल से हमें क्या समझ में आता है. जर्मिसाइडल मीन्स कि जब भी हम इसका मतलब इसको कहीं डालते हैं तो यहाँ के जम्स को मार देता है सारे. तो हम क्या करते हैं, कई बार इसको वाटर डिसइंफेक्टेंट में यूज़ करते हैं. कैसे, वाटर डिसइंफेक्टेंट में ही यूज़ होता है, ठीक है ना. इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है अगर मैं बात करूँ आपसे और कहाँ यूज़ होता है तो हम देखेंगे ये यूज़ होता है एयर प्यूरिफिकेशन. सेकंड इज एयर प्यूरिफिकेशन इन हॉस्पिटल, एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना. तो एयर में भी जो भी आपके बैक्टीरिया है उसको हम सैनिटाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, O3 को यूज़ कर सकते हैं. हॉस्पिटल, सिनेमाज में, रेलवे टनल्स में ये सब डाली जाती हैं ताकि सारे के सारे जो भी आपके अलग अलग जो बदबू आ रही होती है उस बदबू को ये हटा देगा. हटाती कैसे, ओजोन तो खुद पंजेंट स्मेल की होती है, लेकिन ओजोन जब कहीं हम डालते हैं तो वो उस एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है, दिख रहा है हमें, बहुत रिएक्टिव होती है. तो जब ये रिएक्शन करती है तो क्या होती है, ओजोन में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है. ऑक्सीजन की कोई स्मेल होती नहीं है, तो इसकी स्मेल चली जाती है, और जो वहाँ की स्मेल होती है उसको भी ये ईटअप कर खा जाती है. तो एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर स्मेल सही करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर O3 डालते हैं. लेकिन जब O3 डालते हैं तो उस समय पर उसको
पहले हम लोग रिएक्ट करने देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जब वो रिएक्ट कर जाती है पूरी की पूरी, उसके बाद तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। थोड़े से भी इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं हीटअप करें तो ये फटाफट O2 में टूट जाती है। इट इज़ यूज टू ब्लीच डेलिकेट आर्टिकल्स। ब्लीच डेलिकेट आर्टिकल्स यानी कि जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर लेड जमा हो जाता है, ठीक है, लेड ऑक्साइड जमा हो जाती है। तो लेड ऑक्साइड्स के क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं उसके O3 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, या लेड सल्फाइड जमा हो जाती है उसकी रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पर हमारा वो साफ़ हो जाता है। थर्ड फोर्थ देखेंगे हम इसमें, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ KMNO4 एंड कैम्फर, ठीक है ना, तो इसके मैन्युफैक्चर में काम आती है, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ओजोनोसिस का यूज़ होता है, तो ओजोनोसिस में काम आती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ योर क्या कहते हैं ओजोन, ठीक है ना। एंड from after this topic we have completed our group number 16. So we will start group 17 from now on. Group, तो करना क्या है आपको ग्रुप 17 को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि ग्रुप 17 को कहते क्या हैं। ग्रुप 17 आर नोन एज हेलोजन्स, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज हेलोजन फैमिली। व्हाट इज दिस? हेलोजन फैमिली, ठीक है ना। सो क्या कहते हैं हम लोग, हेलोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? फकल, नाम बता दूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है ना। एस्टेटाइन हमारा हम कुछ भी नहीं जान, इसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाते क्योंकि कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इस वजह से ना ही इसका रेडियस पता है, रेडियस नहीं पता है, ठीक है, ना ही इसका रेडियस पता है, ना ही इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है, डेल्टा IH ये भी नहीं बता पाते हम लोग, और ना ही इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बता पाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसका एटॉमिक मास हमें पता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चलती है और इसका एटॉमिक नंबर पता चलता है, ठीक है ना। हम ये सब बातें इसकी बता सकते हैं, बाकी बातें नहीं बता पाते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये कुछ इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का है। कैसा है बेटा ये? रेडियो एक्टिव नेचर का है। रेडियो एक्टिव नेचर का होने की वजह से क्या है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो बहुत कम है। मतलब यहाँ हाफ लाइफ आप बोलो इतनी कम है कि ये फटाफट डिसइंटीग्रेट हो जाता है और हम फिर मिलता ही नहीं। जैसे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको रखा, उतने में डिसइंटीग्रेट हो गया, और क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का है इसलिए फॉर्म ऐसे रेगुलरली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, इस वजह से हमारे किसी काम का नहीं रहता है। इसके ना ही इसकी कोई रिएक्शंस हो पाती है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़, ना ही कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो सबसे पहले हेलोजन फैमिली है, तो ग्रुप 17 है, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन, वो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या होगी, NS2NP5। दिस इज योर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, ठीक है ना। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, ये हमने पहले ही बताया था कि जितना ग्रुप हो उसमें 10 - 4, दैट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन कौन कौन क्या क्या शो करता है वो भी हम देख लेंगे। F शो करता है -1, ठीक है ना। क्लोरीन -1, +1, +3, +5 और +7, ठीक है ना। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमारा क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन हमके पास इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सारी ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रोमीन भी +1, -1 ब्रोमीन 2 और आयोडीन भी, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। इनके अगर मैं एटॉमिक नंबर और उसकी बात करूँ, एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं फिर भी, इसका 85 होता है, ठीक है ना। मास की अगर बात करें, मास है हमारा 19, 35.5, वी नो दिस, ठीक है ना। इसका मास 80 होता है, कई जगह पर हम 81 भी देखेंगे, तो एवरेज मास 80 मान के चलते हैं, लेकिन इसका मास 81 भी होता है। इसका जो एक आइसोटोप है वो 81 का, एक 78 का है, ठीक है ना। इसका मास 127 और इसका मास 210, ठीक है ना। दीज आर द मासेस ऑफ योर कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रेंड की, कि क्या ट्रेंड रहता है इसके कोवेलेंट रेडियस में या आयनिक रेडियस में, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या क्या वैल्यूज़ है यहाँ पर, 64 है या 99 है, फिर बढ़ के यहाँ पर
14 हो गया या 133 हो गया, इसका नाप नहीं पाते हैं, ठीक है ना, इसका नाप नहीं पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो घटेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बहुत मुश्किल है। जो एनर्जी है हम देखेंगे, जो वैल्यू है वो 1680, ठीक है ना, 1256, ये भी बहुत ज़्यादा है। 11,042 किलो जूल पर मोल बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। 1008 किलो जूल पर मोल बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू हमें एनर्जी की देनी पड़ती है तब जाके आयनाइज होते हैं, ठीक है ना। इनकी आयनाइज एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। क्यों? हमें समझ में आता है कि इनका साइज़ बड़ा होता जाता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से जो शील्डिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, उसकी मतलब सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट ऑल्सो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन में बढ़ती है, यहाँ से यहाँ क्या होती है, इट इंक्रीजेस, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा EH इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बनाना चाहूँ तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कैसे दिखाई जाती है, तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पता किया। अकरेंस के बारे में पता करेंगे, ये सारे कैसे अकर होते हैं, ये सब डायटोमिक फॉर्म में अकर होते हैं, Cl2, F2, Br2, I2, AT तो होता ही नहीं, चलो ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अकर होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड, क्या क्या स्टेट होती है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर। कैसे बेटा, येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं ये, और कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड, ठीक है ना। ब्रोमीन एक अकेला ऐसा है जो लिक्विड है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे, और इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और ये वोलेटाइल लिक्विड है, दैट इज अ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। ये वोलेटाइल लिक्विड है, रेड कलर का होता है। और आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, जो कि लस्ट्रस फॉर्म में होता है। कैसा होता है बेटा, लस्ट्रस फॉर्म में होता है। तो आयोडीन कैसा कलर का होता है, आयोडीन इज ऑफ वॉयलेट कलर। कैसा कलर बेटा, वॉयलेट कलर। जो ये सामने कलर आपको दिख रहा है थोड़ा सा ब्लू है, इसको थोड़ा सा और हम लोग वॉयलिश कलर का डाल देंगे तो वॉयलेट कलर का आता है। तो वॉयलेट कलर का कैसा होता है, सॉलिड होता है, दिस वॉयलेट सॉलिड, तो सॉलिड होता है, ऊपर से वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो इनके बारे में, इनकी जनरल बातें, जो इस ग्रुप की जनरल बातें जिसको हम प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने बातें बताई हैं आप वो लिखेंगे, और क्यों होता है ऐसा, उसके रीजन भी मैंने आपको बताया। सब ज़्यादातर रीजन यही होते हैं कि आपकी क्या साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने की वजह से ही सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखेंगे तो वो घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो घट रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी हर चीज़ घट रही है। तो जो एनॉमलिटीज़ है मैंने आपको बता दी कि फ्लोरीन की एक तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और क्या प्रॉब्लम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। तो फ्लोरीन या क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हमारा साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से वंडर वॉल फोर्सेज की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वो सॉलिड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होते जाते हैं। और इसलिए हमको इस ग्रुप में सब मिलता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सारे फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रुप 17 जो है हमारा वो काफ़ी क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी वेरिएंस दिख रहा है हमें, ठीक है ना। इनके बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, कैसे बॉन्ड बनाते हैं लोग, ये सब अगर जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ऑकरेंस के बारे में हमने बात करी, फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होगा, FF बॉन्ड या CL बॉन्ड, ये सब के ये सारे बॉन्ड जो है वीक होते जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जो FF बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच का फोर्स होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसको तोड़ना ईजी हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है FF बॉन्ड, जो FF बॉन्ड होता है वो वीक इसलिए होता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ की वजह से जो इसके अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से जो साइज़ होता है
मतलब ये जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होने की कोशिश करती है, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से हमारी डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ तो CL द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूँ तो कैसे है, वो CL के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो Cl2, फिर उसके बाद Br2, फिर उसके बाद F2 और लास्ट में I2, ठीक है ना। ये हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे को यहाँ पर पता चल रही है कि इस तरह से ऑर्डर है, डिक्रीज़ कर रहा है हमारे बॉन्ड डिसोसिएशन में, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑर्डर है, ये क्या ऑर्डर बता रहा है, ये बता रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हमारी डाउन द ग्रुप वैसे भी घटेगी ही, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, लेकिन F2 की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। F2 की ज़्यादा होती है, F2 मतलब F2 की कम होती है। वो क्यों होती है, उसका रीज़न यही है कि उसकी साइज़ छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आज जो मैंने क्लास में कराया वो सब क्या है, वो सब के बारे में था। इसको आप प्रॉपरली कॉपी में नोट्स बना के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।